से मैं उससे बात की थी। अरमान की तीखी आवाज सुनकर अगले ही पल रौनक की आंखें भर आती हैं, क्योंकि अरमान ने बड़ी ही तेज आवाज में गुस्से से उसे डांटा था। अब आगे और रौनक को तो अरमान का सॉफ्ट साइड पसंद था, जो हमेशा रौनक से प्यार से पेश आता था। अब रौनक जल्द ही गुस्से से वहां से उठ खड़ी हुई और अपने कमरे में जाने लगी। अब रौनक को आहान के कमरे में जाते हुए देखकर अरमान के माथे पर बल पड़ गए और वह दादाजी को घूरते हुए एकदम से बोला, ये लड़की आहान के कमरे में क्यों जा रही है? इसे बोलो कि जाकर गेस्ट रूम में रहे। ये मेहमान है तो घर की मेहमान बनकर रहे। तब दादाजी ने अरमान को देखकर एकदम से हड़बड़ाकर जवाब दिया, अरमान बेटा, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? वह अभी आ जाएगी। अरमान दादाजी से यह सवाल पूछने से अब खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन वो आहान के कमरे में गई ही क्यों? अब ये सुनकर दादाजी ने तुरंत अपने माथे पर हाथ मार लिया और सोचने लगे, पता नहीं पहले मैं इसे कैसे बर्दाश्त करता था, लेकिन अब तो इसकी बदतमीजी बर्दाश्त करने का दिल ही नहीं कर रहा। और तभी नानी माँ ने अरमान को देखकर कहा, वैसे दामाद जी। नानी माँ, जिन्हें अरमान को हमेशा दामाद जी कहने की आदत थी, अब जैसे उन्होंने अनजाने अरमान को दामाद जी कहकर पुकारा, तो ये सुनकर अरमान की आंखें गुस्से से सुलग गईं। उसको लगा जैसे किसी ने उसका दिल पकड़कर खींच लिया हो, और वह तुरंत अपने दादाजी को नाराज होकर देखने लगा। अरमान की नजरों का तीखापन इतना जबरदस्त था कि दादाजी का चेहरा थोड़ा सा ठिठक गया और अगले ही पल वो हिचकिचाते हुए मुस्कुराए, फिर नानी माँ को आंखें दिखाते हुए बोले, अरे बहन जी, ये आप क्या कह रही हैं? इसका नाम अरमान है, मैंने आपको कितनी बार समझाया है। फिर वो अरमान की ओर देखकर सिचुएशन संभालते हुए बोले, बेटा, ये बहन जी को तो तुम जानते ही हो, थोड़ी बूढ़ी हो गई हैं और इनकी याददाश्त भी थोड़ी कमजोर हो गई है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखो। ये गलती से तुम्हें दामाद जी बोल बैठी है। वह दरअसल इनकी बड़ी बेटी है ना, राधिका। उसका पति कहीं दूर रहता है और वो कभी कभार राधिका से मिलने जुलने आता है, इसलिए बहन जी को थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। अब जैसे ही दादाजी ने बात को संभालने के लिए राधिका और सुमित के नाम का सहारा लिया, तो वैसे ही सुमित ने आंखें फैलाते हुए दादाजी को आश्चर्य से देखा। अरमान दादाजी की बात सुनकर तुरंत उठ खड़ा हुआ और दादाजी को घूरते हुए बोला, कहाँ हैं इनके दामाद जी? उन्हें ढूंढ कर लेकर आओ और इनकी बड़ी बेटी को यहाँ से रफा दफा करो। यह कहकर अरमान अपना सूट ठीक करता हुआ वहां से बाहर निकलने लगा। वहीं अब टाइगर भी तुरंत अरमान के पीछे पीछे जाने लगा और मारिया एक बार फिर ड्राइविंग सीट पर जा बैठी थी। अब जैसे ही मारिया कार चलाने को हुई, तुरंत ही नानी माँ हवा में अपने हाथ लहराते हुए कार के सामने आकर खड़ी हो गई। नानी माँ को इस तरह अरमान की कार के सामने देखकर टाइगर ने अपनी भौहें छड़ा ली थी। वहीं मारिया भी आश्चर्य से नानी माँ को नासमझी में देखने लगी थी। लेकिन अब अरमान गुस्से से तमतमाते हुए बोला, क्या हुआ? तुम कार क्यों ड्राइव नहीं कर रही हो? इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना है। टाइगर, जाओ देखो क्या हुआ है। टाइगर को देखकर नानी माँ अगले ही पल अड़ते हुए बोली, मैं तभी अंदर जाऊंगी जब मारिया कार से बाहर निकलेगी। अब जैसे ही नानी माँ ने थोड़ा तेज आवाज में अपना फैसला सुनाया, तो वैसे ही अरमान उलझन में पड़ गया। अब उसके कानों में नानी माँ की आवाज चुभने लगी थी। वो कार से बाहर निकला और नानी माँ को देखते ही उसकी आईब्रो सिकुड़ गई। फिर वो नानी माँ को चेतावनी देते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरा रास्ता रोकने की? क्या आपको नहीं पता कि अरमान सिंघानिया का रास्ता रोकने का क्या अंजाम हो सकता है? अरमान की बातों में कहीं ना कहीं घमंड साफ नजर आ रहा था, लेकिन नानी माँ ने अरमान की आंखों में आंखें डालकर बिना झिझके बेबाकी से कहा, बिटुआ, हमें नहीं पता कि हमारा क्या अंजाम होगा या नहीं, लेकिन मारिया बेटी कार नहीं चलाएगी। क्या आपको नहीं पता कि मारिया बेटी का ऐसी हालत में ड्राइविंग करना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं रहेगा? यह उसके और उसके बच्चे के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अब अरमान ने जैसे ही नानी माँ की बात सुनी, उसे ऐसा लगा मानो जैसे किसी ने उसके सिर पर बम फोड़ दिया हो। वह तुरंत अपनी गर्दन तिरछी करके मारिया की ओर सवालिया नजरों से देखने लगा। अरमान की नजरें खुद पर महसूस करके मारिया एकदम से अपनी नजरें झुका लेती है। वहीं टाइगर भी अब नानी माँ की इस डेयरिंग को देखकर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खुश भी हुआ था। लेकिन अचानक से अरमान ने आईब्रो छड़ाते हुए टाइगर की ओर तिरछी नजरों से देखा। फिर अरमान नानी माँ को देखकर बेपरवाह अंदाज में बोला, मारिया प्रेग्नेंट हो या उसे कोई और प्रॉब्लम हो, मुझे नहीं लगता है कि इससे आपको कोई लेना देना होना चाहिए। अरमान का जवाब सुनकर नानी माँ ने नजरें नीचे कर ली और अपनी आंखों में दर्द छुपाते हुए बोली, नहीं, हम मारिया बेटी को लिए बिना अंदर नहीं जाएंगे। मारिया बेटी आपके साथ कहीं नहीं जाएंगी। अब ये सुनते ही अरमान ने अपने माथे पर रगड़ना शुरू कर दिया और एकदम से उसने टाइगर को सख्ती से देखा। टाइगर अरमान की आंखों का इशारा समझते हुए सीधे नानी माँ के पास चला आया। इससे पहले नानी माँ कुछ समझ पाती, टाइगर ने एक बार फिर देर न करते हुए नानी माँ को अपने कंधे पर उठा लिया था। अब लगातार नानी माँ टाइगर की पीठ पर मुक्के बरसाते हुए बोली, ये कैसी हरकत कर रहे हो बदमाश? छोड़ दो मुझे। एक तो तुम्हें अक्ल नहीं है, अपनी बीवी से ड्राइविंग करवा रहे हो। क्या तुम्हें अपने बच्चे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? इतना बड़ा घोड़ा हो गया है, तुम्हें अक्ल कब आएगी? छोड़ मुझे बदमाश, छोड़ दो मुझे। वहीं अरमान नानी माँ की बातें बड़े ध्यान से सुन चुका था और स्पेशली ये वाली लाइन, क्यों अपनी बीवी से ड्राइविंग करवा रहा है। नानी माँ की बात सुनकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया और एकदम से उसने आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान की ओर गहरी नजरों से देखा, क्योंकि वो चारों उनके पीछे पीछे वहां मौजूद थे। अब अरमान आकाश के पास दंदनाते हुए आया और कोल्ड वॉइस में फट से उससे सवाल पूछा, आकाश, क्या टाइगर ने मारिया से शादी कर ली है? फिर एकदम से उसे आहान की आवाज सुनाई दी, भैया भूल गए, आपने ही तो इन दोनों की शादी करवाई थी। आहान का जवाब सुनते ही अरमान का सिर चकराने लगा और अचानक कब उसकी आंखें बंद होने लगीं और उसे एहसास नहीं हुआ। अरमान की आंखें बंद होते ही टाइगर ने नानी माँ को छोड़ दिया और फटाफट वहां दौड़कर चला आया। वहीं आकाश, सुमित और ध्रुव आहान जल्दी ही अरमान को संभालते हुए उसे तुरंत मिनी हॉस्पिटल में लेकर आ गए थे। वहीं नानी माँ अब थोड़ा परेशानी होकर इधर उधर देखकर सिचुएशन समझने लगी।
कहीं ना कहीं उन्हें अपनी बेवकूफी पर अफसोस होने लगा था, क्योंकि जिस वक्त नानी माँ ने देखा कि मारिया अरमान के पीछे जा रही है, तो नानी माँ उसे ऐसे देखकर थोड़ा परेशान हो गई। इसलिए अहान ने तुरंत नानी माँ को बताया, भाई की कार मारिया दीदी ड्राइव ही करती है। लेकिन अब अरमान को ऐसे बेहोश होते हुए देखकर नानी माँ को अपनी बेवकूफी पर पछतावा होने लगता है। तभी मारिया कार से उतरकर नानी माँ के पास चली आई और उन्हें नाराज नजरों से घूरते हुए तीखे स्वर में बोली, आपको क्या जरूरत थी इस तरह से कार के सामने आने की? अगर आज किंग को कुछ हो गया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी नानी माँ। अब मारिया की बात सुनकर नानी माँ का दिल एकदम से आश्चर्य में डूब गया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस मारिया के लिए वो स्टैंड ले रही है वहीं उनसे रूखा व्यवहार करेंगी। कहीं ना कहीं नानी माँ मारिया के दिल की हालत समझती भी थी। वहीं रश्मि, राधिका, वंशिका और रौनक ने वहां आकर जल्द ही नानी माँ के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें हौसला दिया। अब तक दादाजी भी वहां आ गए थे और वो नानी माँ को दुख जताते हुए बोले, बहन जी आपको तो पता ही है ये सारी बातें। मारिया और टाइगर अरमान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, उन्हें अपने नुकसान की कोई परवाह नहीं है। वह अरमान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मारिया बेटी ने आपको भला बुरा सुना दिया, आप उसकी बात दिल पर मत लीजिएगा। लेकिन जो कुछ भी आपने किया बिल्कुल ठीक किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि अरमान अभी ये याद करने की कोशिश में है कि उसने टाइगर की शादी कब करवाई। मामला थोड़ा सा बिगड़ गया है, लेकिन यह बात ध्रुव मुझे पहले ही बता चुका था। जब जब अरमान इस तरह से कुछ याद करने की कोशिश करेगा तो इससे उसके दिमाग पर काफी ज्यादा दबाव पड़ेगा और हो सकता है कि वो बेहोश हो जाए। लेकिन बहन जी, हम अरमान के लिए आस्था और अंश को तो छुपा सकते हैं, लेकिन बाकी सबको थोड़ी ना छुपा सकते हैं। इसीलिए हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। हमें बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि अरमान के दिमाग पर किसी भी तरह का ज्यादा दबाव न पड़े। अरमान को यह तो पता है कि एक इंसिडेंट की वजह से उसकी कुछ यादें चली गई हैं। अरमान की यादें किस हद तक गई हैं, ये बात हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये बात अरमान नहीं जानता और अरमान को ये सब स्वीकारने में काफी समय लगने वाला है। दादाजी ने बड़े ही कम शब्दों में सबको अच्छी तरह से समझा दिया था। वहीं रौनक, जो कि थोड़ी देर पहले अरमान की बातों का बुरा मान रही थी, अब ये सब सुनते ही उसे अरमान की उलझन समझ आ रही थी। उसका दिल अपने आप ही हल्का फुल्का सा हो गया था और उसने डिसाइड किया कि अरमान के दर्द भरे दिनों में वो उसका पूरी तरह से साथ देगी। दूसरी ओर इस वक्त अरमान को एक बार फिर सिंघानिया मेंशन की मिनी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था और सभी लोग उसके आसपास खड़े हुए थे। ध्रुव ने जल्दी से एक इंजेक्शन अरमान को इंजेक्ट किया। तभी वंशिका वहां आती है। उसने अरमान का एंटीडोट बनाने के लिए कुछ जरूरी काम शुरू कर दिए थे और वो उन सब की ओर देखते हुए बोली, जो वायरस अरमान की बॉडी में इंजेक्ट हुआ है, आखिरकार इस तरह का वायरस किसने बनाया होगा? क्योंकि ऐसा वायरस अगर कोई बना सकता था तो वह था सिर्फ और सिर्फ। इतना कहते हुए वंशिका एक गहरी सोच में डूब गई। वंशिका ने अपनी पूरी बात कंप्लीट भी नहीं की थी कि तभी ध्रुव, आहान, सुमित और आकाश चारों एक साथ बोल पड़े, राजवीर जिंदल। इस तरह का वायरस अगर कोई बना सकता है तो वो है राजवीर जिंदल। उनका जवाब सुनकर वंशिका तुरंत ही एकदम हैरान होकर बोली, लेकिन राजवीर का अंत तो खुद अरमान भाई ने अपने हाथों से किया था। उसे उसकी पत्नी के साथ ही मुखाग्नि दे दी गई थी। फिर वो किस तरह से जिंदा रह सकता है? और जिसने भी अरमान को वायरस दिया है, उसने अरमान भाई की केवल उन्हीं यादों को क्यों मिटाया गया है जिस वक्त आस्था उनकी जिंदगी में आई थी? अब इस तरह की बातें कहीं ना कहीं सबके दिल और दिमाग में हलचल मचा रही थी। तभी अचानक आहान, जिसकी आंखों में जल्दी ही आंसू आ जाया करते थे, उसने तुरंत ही अरमान को सहारा दिया और उसके चेहरे की ओर गहरी नजरों से देखने लगा और अचानक वो सख्त आवाज में बोला, जिसने भी मेरे भाई के साथ यह किया है, मैं कसम खाता हूँ, मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे भाई की जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल छीन लिए हैं। मेरा भाई फिर से अकेला हो गया है। मेरे भाई की जिंदगी में फिर से तन्हाई और दर्द लौट आया है, सिर्फ और सिर्फ उस अनजान दुश्मन की वजह से। आहान की बातें सुनकर कहीं ना कहीं सभी की आंखें भर आई थीं। फिर ध्रुव ने आहान के कंधे पर हाथ रखा और उसे बोला, अभी फिलहाल हमें अरमान भाई के लिए इतनी कोशिश करनी होगी कि उनके दिल दिमाग पर ज्यादा असर न पड़े। और सुमित ने आकाश को देखते हुए कहा, आकाश, तुम्हें याद है कि उस वक्त अरमान ने अपनी सेक्रेटरी के लिए बोला था, तो फटाफट से चेक करो कि क्या कोई ऐसी लड़की है जो अरमान की सेक्रेटरी बनने के लायक है। याद रखना, लड़की एकदम तेज तर्रार, अरमान का काम एकदम परफेक्ट तरीके से करने वाली होनी चाहिए, एकदम मलाइका की तरह। एक काम करो, देव से कांटेक्ट करो, वो जरूर किसी का रेफरेंस दे सकता है। सुमित की बात आकाश को कहीं ना कहीं ठीक लगी। वैसे भी अरमान होश में आने के बाद सीधा अपने सेक्रेटरी के बारे में ही बातें करने वाला था। फिलहाल जल्द ही आकाश ऐसी लड़की को लेकर आएगा जो अरमान का सारा काम संभाल सके और उसने देव को इस बारे में बताया कि वह खुद किसी ऐसी लड़की को देखे जो अरमान का काम संभाल सके। देव, जो कि विदेश में अपनी बीवी के साथ अच्छी जिंदगी गुजार बसर कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ अरमान की वजह से। वहीं देव अब थोड़ा सा हैरान परेशान हो गया था। उसने आकाश से इसका कारण पूछा। तब आकाश ने कम शब्दों में देव को सब कुछ समझा दिया था। तब देव ने जल्दी मलाइका से इस बारे में डिस्कस किया तो ये सुनकर मलाइका कुछ पल सोचते हुए बोली, बॉस के लिए सेक्रेटरी चाहिए, स्मार्ट एंड थीज। तब मलाइका कुछ याद करते हुए बोली, मेरी नजर में है एक लड़की जो बॉस की सेक्रेटरी बनने के लिए पूरी तरह से लायक है। वैसे भी वो कितनी बार मेरे पास अपना रिज्यूम लेकर आया करती थी और हमेशा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती थी कि मैं उसे ऑफिस में किसी भी जगह कोई काम दे दूं। मैं हर काम ईमानदारी के साथ करूंगी, बस वो उसे ऑफिस में रख ले। लेकिन मैंने उस लड़की को कई बार भगा दिया था क्योंकि मुझे बॉस के आसपास किसी भी लड़की को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन न जाने क्यों आज तुम्हारी बात सुनकर मुझे उस लड़की की याद आ गई है, तो क्यों ना उसे कांटेक्ट करके देख लिया जाए। वैसे भी उसे काम करने का काफी ज्यादा अनुभव है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे कंपनी की अच्छी खासी नॉलेज भी है। अब ये सुनकर देव मुस्कुराया और मलाइका से बोला, वाकई बीवी, तुम तो कमाल की निकली। जल्दी ही उसे उस लड़की की डिटेल्स मिल गई।
जिस लड़की का नाम संजना सिंह था। संजना सिंह की डिटेल्स देखकर देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने जल्दी सारी डिटेल्स आकाश को शेयर कर दी। अब जैसे ही आकाश को संजना सिंह का बायोडाटा मिला तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब क्योंकि आकाश को देव की तरफ से अरमान की सेक्रेटरी के लिए रेफरेंस मिला था, तो आकाश ने ज्यादा छानबीन न करते हुए तुरंत ही संजना के नाम का अपॉइंटमेंट लेटर इशू करा दिया था और सारी वर्क डिटेल्स उसे शेयर कर दी थी। फिलहाल आकाश ने वर्क डिटेल्स शेयर करने के बाद राहत की सांस ली। फिर वो दबे पांव अपने कमरे में जाने लगा। आकाश